Today we will learn about the nucleus. न्यूक्लियस किसी भी यूकैरियोटिक सेल का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स को प्रिंसिपली अगर देखें और डिस्टिंग्विश करना चाहें तो उसमें न्यूक्लियस जो है ये इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसकी बेस पे हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं और ये सेल के कंट्रोल सेंटर के तौर पे काम करता है। न्यूक्लियस के अंदर चूँकि जीनोम मौजूद है और इसी डीएनए से आरएनए बनता है और फिर आरएनए जो है उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म में और वहाँ पे उसकी ट्रांसलेशन होती है। न्यूक्लियस की प्रेजेंस जो है वो जीन एक्सप्रेशन के साथ भी रिलेटेड है और जीन्स का जो डिफरेंट किस्म का के जीन्स का एक्सप्रेशन है सेल के अंदर वो भी इसी से रेगुलेट होता है। अगर हम देखें कि न्यूक्लियस की इम्पोर्टेंस क्या है तो उसमें सबसे बड़ी बात जो सबसे अहम है वो ये है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर हुई होती है। किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर चूँकि न्यूक्लियर इन्वेलप है जिसके अंदर आपके क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो इसके अंदर मौजूद होती है। न्यूक्लियस के जो कंटेंट्स हैं वो विस्कस और एमॉर्फस मास के तौर पे मौजूद होते हैं और इनके इर्द गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद होता है। न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो बेसिकली एक बाउंड्री है जो कि साइटोप्लाज्मिक रीजन को और न्यूक्लियर रीजन को एक दूसरे से सेपरेट करती है। यहाँ देखिए कि जो न्यूक्लियस की बॉडी है उसमें ये न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद है। इसके बाहर ये जो एनवेलप है इसे हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियोलस हो सकता है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलाई भी हो सकते हैं और ये जो एनवेलप है इसके अंदर बेसिकली न्यूक्लियर पोर मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस को अगर हम स्टडी करते हैं इंटरफेस के अंदर, मतलब जब वहाँ पे कोई भी सेल डिवीजन का प्रोसेस नहीं हो रहा, नॉन माइटोटिक सेल है और इंटरफेस में है, तो उस वक्त अगर हम सेल को स्टडी करते हैं तो हम उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जो देखते हैं उन्हें हम यहाँ पे तफसील से डिस्कस करेंगे। सबसे अहम चीज़ कि उसके अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। ये काफ़ी एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स के तौर पे ये मौजूद होते हैं और इन्हें हम क्रोमाटिन भी कहते हैं। इसके अलावा जो न्यूक्लियोलस है वो भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है और ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि न्यूक्लियोलस एक ना हो बल्कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलाई न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हों। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ देखते हैं तो ये बहुत रेगुलर राउंड स्ट्रक्चर नहीं होता, ये एक इर्रेगुलरली शेप्ड स्ट्रक्चर है और इसका जो सबसे अहम काम है वो ये है कि जब राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज होता है और उसके बाद राइबोसोम्स की असेंबली होती है तो उसमें न्यूक्लियोलस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड सब्सटेंस मौजूद होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर डिफरेंट किस्म के सोल्यूट्स जो हैं वो डिज़ोल्व हुए होते हैं और ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो है ये फाइब्रिलर नेटवर्क है जिसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। जहाँ तक न्यूक्लियर एनवेलप की बात है तो न्यूक्लियर एनवेलप एक्चुअली इसीलिए एनवेलप कहलाता है कि दो सेलुलर मेम्ब्रेन्स हैं। ये सिंगल मेम्ब्रेन नहीं है, ये एनवेलप के फॉर्म में होता है। दो सेलुलर मेम्ब्रेन्स हैं जो एक दूसरे के साथ पैरेलली अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं और इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो तकरीबन कोई 10 से 50 नैनोमीटर का होता है। मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवेलप की जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बैरियर है। अगर न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद ना हो, ये मेम्ब्रेन मौजूद ना हो तो साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म से सेपरेट नहीं किया जा सकता।
तो इसके जो बैरियर की रीज़न क्या होती है कि कुछ ऐसे आइंस हैं, कुछ ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं या सोल्यूट्स हैं जो कि साइटोप्लाज्मिक हैं। कुछ ऐसे आइंस और सोल्यूट्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो कि न्यूक्लियर नेचर हैं। अब इन दोनों का आपस में मिल जाना जो है उसको कौन रोकेगा? उसको ये बैरियर रोकेगा, जो कि न्यूक्लियर एनवेलप के तौर पे मौजूद है। इन दोनों रीजन्स के आइंस को और डिफरेंट सोल्यूट्स को आपस में न्यूक्लियर एनवेलप मिक्स नहीं होने देता और ये सेपरेट रहते हैं। कहीं कहीं न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर जो है फ्यूजन देखने में आती है। दोनों मेम्ब्रेन्स आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं और एक सर्कुलर सा पोर बना देते हैं जो कि काफ़ी कम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर होता है और इसमें डिफरेंट किस्म के प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। इस पोर को न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। एक एवरेज मेमेलियन सेल के अंदर कई हज़ार तक न्यूक्लियर पोर्स मौजूद हो सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि किस तरह से न्यूक्लियर पोर एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियर एनवेलप का जो बैरियर है उसमें गेटवे यही न्यूक्लियर पोर्स हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियर एनवेलप जो है ये इतना रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है कि जो बिल्कुल टाइटली क्लोज हो, बल्कि इसके अंदर डिफरेंट गेटवेज मौजूद हैं इस न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के तौर पे, जिसमें से एक्चुअली डिफरेंट किस्म के मैक्रोमोलिक्यूल्स और आइंस का ट्रांसफ़र होता रहता है। जो साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर रीजन के दरमियान जो मॉलिक्यूल्स मूव करना होते हैं वो इसी न्यूक्लियर पोर से जो है वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है और साइटोप्लाज्म की और जो न्यूक्लियर रीजन है उसके दरमियान चूँकि एक बैरियर की ज़रूरत इसलिए भी होती है कि हर वक्त जो है इन मॉलिक्यूल्स का पैसेज ना होता रहे। सो ये जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की ये बड़ी रेगुलेटेड होती है दोनों रीजन्स के अंदर। अब रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है और जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और उसके अंदर जो है हमें मालूम है कि जब रेप्लिकेशन का प्रोसीजर हो रहा होता है या जब ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है तो सिंपली डीएनए रेप्लिकेट विदाउट एनी प्रोटीन नहीं कर सकता। इसको डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। बहुत सी ऐसी डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो कि इस रेप्लिकेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं। इसी तरह से जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है तो हमें पता है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी प्रोटीन्स हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को करती हैं और ये सारे का सारा जो प्रोसेस है ये हो रहा है न्यूक्लियर रीजन के अंदर। तो अब ये प्रोटीन्स जो हैं ये ट्रांसलेट हुई हैं साइटोप्लाज्मिक रीजन के अंदर। तो अगर साइटोप्लाज्म में प्रोटीन्स बनती हैं और उनका काम कुछ ऐसा है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होने वाले डिफरेंट फंक्शंस के अंदर है और या न्यूक्लियस के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स जो हैं वो डीएनए के साथ भी एसोसिएटेड होती हैं, तो हम किस तरह से इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि साइटोप्लाज्म से ये प्रोटीन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर आएँ? यकीनन ये फिर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू ही पॉसिबल है कि प्रोटीन्स जो हैं वो बन के उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, वो न्यूक्लियर पोर से पास थ्रू करती हैं और वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आ जाती हैं। इसी तरह से जब हम बात करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा है आफ्टर एप्लीकेशन और डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन रहा है या ट्रांसफ़र आरएनए बन रहा है या डिफरेंट किस्म के हमने बात की थी कि राइबोसोमल सब यूनिट्स जो हैं वो भी असेंबल होते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर। सो ये सारे प्रोसेस ऐसे हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर हो रहे हैं। राइबोसोम भी वहीं बन रहा है, ट्रांसफ़र आरएनए भी, मैसेंजर आरएनए भी। तो इन सारे मॉलिक्यूल्स को यकीनन न्यूक्लियस के अंदर लेके जाने की ज़रूरत है, न्यूक्लियस से लेके जाने की ज़रूरत है। सो न्यूक्लियस से ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट जो आरएनएज़ हैं और राइबोसोमल यूनिट्स हैं इनको जब तक साइटोप्लाज्म में नहीं पहुंचाया जाएगा तो यकीनन ट्रांसलेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रांसलेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में होना होती है। सो ये ट्रांसफ़र बहुत ज़रूरी होता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर। इसी तरह से कुछ और कंपोनेंट्स हैं
जैसा कि स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है स्प्लाइसोसोम का, तो ये दोनों साइड्स पे ही मूव करता रहता है। वो न्यूक्लियस के अंदर सिंथेसाइज होगा, उसके बाद जो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स हैं उनके साथ ये असेंबल होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, और फिर इसको दोबारा से न्यूक्लियस के अंदर भेज दिया जाएगा ताकि जो mRNA है उसकी प्रोसेसिंग हो सके। जब हमें पता है कि यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर आरएनए सिंथेसाइज होता है तो उसके बाद स्प्लाइसोसोम बनता है जो कि आरएनए को स्प्लाइस करता है। इसकी आरएनए की जो मॉडिफिकेशन होती है आरएनए की सिंथेसिस के बाद, उसके अंदर स्प्लाइसोसोम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए कि जो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज हैं स्प्लाइसोसोम के, वो तो सिंथेसाइज हुए न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन फिर उन्हें आरएनपीज के साथ असेंबल करना है और फिर वो सारा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होगा, और फिर दोबारा से इनकी जो फंक्शनैलिटी है वो तो न्यूक्लियस के अंदर ही है, बिकॉज आरएनए की सिंथेसिस भी न्यूक्लियस के अंदर हो रही है। सो ये जो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट है ये भी ज़रूरी है, और ये न्यूक्लियर पोर के थ्रू ही होगी। न्यूक्लियर पोर्स के अंदर एक मतलब अगर हम इसको तफसील से स्टडी करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक काफ़ी कम्प्लेक्स किस्म का स्ट्रक्चर है जिसे हम न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये एक तो इसके दरमियान में एक पोर मौजूद होता है, ये एक स्टॉपर के तौर पे है, मतलब ये हर वक्त खुला नहीं रहता, इसमें से सिलेक्टिव जो कंपोनेंट्स हैं उनकी मूवमेंट हो रही होती है, और उसके हिसाब से ही इसकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग जो है उस पर डिपेंडेंट है। और इसमें ये जो पोर है ये बेसिकली कनेक्ट कर रहा है साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियोप्लाज्म को। जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है ये एक सुपर मोलेकुलर कॉम्प्लेक्स है जो कि राइबोसोम से तकरीबन 15 to 30 टाइम्स लार्जर इन साइज होता है। अब इसकी जो लार्जर होने की यकीनन ये रीज़न भी है कि राइबोसोम्स को भी इसी में से पास थ्रू करना है। अगर ये न्यूक्लियर पोर स्मॉलर इन साइज़ हों तो यकीनन तमाम मॉलिक्यूल्स इसमें से पास थ्रू नहीं करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो तफसील है न्यूक्लियर पोर की, न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स यहाँ पे इस डायग्राम में आपको बड़ा तफसील के साथ नज़र आ रहा है। आप देखिए कि ये एक वर्टिब्रेट के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का मॉडल है। ये साइटोप्लाज्मिक एरिया है और ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। इसके दरमियान ये आपका न्यूक्लियर एनवेलप है जिसकी कि हमने बात की थी कि दो मेम्ब्रेन्स हैं। ये न्यूक्लियर एनवेलप है, इसके दरमियान में ये चैनल मौजूद है, और यहाँ पे आपको पता है कि न्यूक्लियर एनवेलप की ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। यहाँ दरमियान में न्यूक्लियर पोर का सेंट्रल जो है ये सेंट्रल चैनल है जिसके अंदर से डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के दरमियान मूव करते रहते हैं। और एक्चुअली ये जो सेंट्रल चैनल है इट इज़ लाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिंग्स ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे जो रिंग है ये साइटोप्लाज्मिक रिंग है जिसके साथ जुड़े हुए डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट्स हैं विच आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स द साइटोप्लाज्म। और जो इसकी इनर साइड है यहाँ पे हमें इनर न्यूक्लियर जो रिंग है वो नज़र आता है, और ये न्यूक्लियर रिंग जो है इट इज़ हैविंग डिफरेंट प्रोटीन प्रोजेक्शंस, और ये यहाँ पे न्यूक्लियर बास्केट बना रहा है। न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स में तकरीबन 30 डिफरेंट किस्म के प्रोटीन्स हैं जो कि न्यूक्लियोपोरेंस कहलाते हैं, और ये काफ़ी कंजर्व्ड किस्म के प्रोटीन्स हैं। इवन के फ्रॉम ईस्ट टू वर्टिब्रेट्स ये कंजर्व्ड किस्म के प्रोटीन्स हैं। न्यूक्लियर पोरन जो मौजूद होते हैं, न्यूक्लियर पोरन एक्चुअली तकरीबन 8 कॉपीज़ हैं इसकी जो कि प्रेजेंट होती हैं, और उसकी वजह क्या है कि जो सिमेट्री है, जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स का वो ऑक्टागोनल है। सो उसके हिसाब से ही न्यूक्लियर पोरन्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के मौजूद होते हैं। न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स कोई स्टैटिक स्ट्रक्चर नहीं है,
जैसा कि हमें ये पता है कि डिफरेंट किस्म के प्रोटीन्स हैं और वो फ्रॉम टाइम टू टाइम इसके अंदर मूव करते रहते हैं। सो इसकी जो प्रोटीन्स हैं वो रीप्लेस होती रहती हैं और नई कॉपीज़ प्रोटीन्स के यहाँ पे आ सकती हैं और बड़े स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम के अंदर इसके दरमियान रीप्लेसमेंट होती रहती है। सो ये कोई बहुत ज़्यादा स्टैटिक किस्म का स्ट्रक्चर नहीं है। न्यूक्लियर एनवेलप की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, उस पे डिफरेंट राइबोसोम्स मौजूद होते हैं और ये कॉन्टीन्यूस होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ। सो जो स्पेस बनेगी दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान, ये कॉन्टीन्यूस होगी और ये ईआर की जो ल्यूमेन है उसके साथ इसकी कॉन्टीन्यूटी होगी, क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके साथ कॉन्टीन्यूस जो है ये मेम्ब्रेन्स जो हैं ये कॉन्टीन्यूसली आगे जा रही हैं। न्यूक्लियर एनवेलप की इनर साइड पे जो है डिफरेंट किस्म की इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। ये फिलामेंटस मैशवर्क बना देती हैं और इन्हें हम न्यूक्लियर लैमिना कहते हैं। यहाँ इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस अगर हम स्टेन करते हैं, एक ह्यूमन सेल को अगर कल्चर कर लिया जाए लैब के अंदर और उसको फ्लोरेसेंटली लेबर कर दिया जाए, तो जो एंटीबॉडीज़ हैं न्यूक्लियर लैमिना के अगेंस्ट, वो यहाँ पे रेड कलर में आपको फ्लोरेसेंटली लेबल्ड नज़र आ रही हैं। सो हम क्या करेंगे कि इस कल्चर्ड ह्यूमन सेल को हम ट्रीट करेंगे फ्लोरेसेंटली लेबल्ड एंटीबॉडीज़ के साथ, और वो एंटीबॉडीज़ जो होंगी वो न्यूक्लियर लैमिना के अगेंस्ट होंगी, जिससे हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि न्यूक्लियर लैमिना जो है वो कहाँ मौजूद है। सो हमें न्यूक्लियर एनवेलप में ये बड़ी क्लियर इंडिकेशन यहाँ पे इस डायग्राम में आपको नज़र आ रही है रेड कलर में, कि न्यूक्लियर एनवेलप के इनर सरफेस पे न्यूक्लियर लैमिना मौजूद होते हैं। न्यूक्लियर लैमिना की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इन्हीं की वजह से मैकेनिकल सपोर्ट मिलती है न्यूक्लियर एनवेलप को। न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस लैमिना। इसके अलावा यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर्स जो है वो अटैच हो सकते हैं न्यूक्लियर लैमिना के साथ, और इसके अलावा कुछ रोल इनका डीएनए की रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में भी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा तफसील में उसको अभी तक नहीं देखा गया। न्यूक्लियर लैमिना के जो फिलामेंट्स हैं ये तकरीबन 10 नैनोमीटर के करीब डायमीटर रखते हैं, और ये जो पॉलीपेप्टाइड्स इन फाइबर्स को या इन फिलामेंट्स को बनाती हैं उन्हें हम लैमिन्स कहते हैं। लेमन्स एक्चुअली उसी सुपर फैमिली से बिलोंग करते हैं जिससे कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बिलोंग करते हैं। साइटोस्केलेटन के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट को हम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, जो कि साइटोस्केलेटन का काफ़ी अहम हिस्सा है, और उनका डाया तकरीबन 10 नैनोमीटर के करीब होता है, बिकॉज़ ये दोनों ही एक ही सुपर फैमिली से बिलोंग करते हैं। न्यूक्लियर लैमिना बनाने वाले इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए फॉस्फोरिलेशन और डीफॉस्फोरिलेशन जो हैं वो होती हैं सेल के अंदर। जो न्यूक्लियर लैमिना माइटोसिस से पहले डिसअसेंबल होते हैं, ये डिसअसेंबली इंड्यूस करने के लिए डिफरेंट किस्म के प्रोटीन काइनेजेस हैं जो कि लैमिन्स की फॉस्फोरिलेशन करते हैं, और उसके नतीजे में माइटोसिस से पहले न्यूक्लियर लैमिना डिसअसेंबल होता है। अगर लैमिन जीन्स के अंदर किसी किस्म की म्यूटेशन आ जाए तो उसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ हो सकती हैं, जिसमें एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का भी इशू है जो कि काफ़ी रेयर है। इसके अंदर जो मसल सेल्स हैं
उनका न्यूक्लियाई बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाता है, जिसकी वजह से जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी देखने में आती है, जैसा कि यहाँ पे आपको पेशेंट के अंदर नज़र आ रहा है। इसके अलावा एक और सिंड्रोम है जिसे हम प्रोजेरिया कहते हैं। अगर लेमिना के जीन्स में म्यूटेशन हो जाती है तो ये डिज़ीज़ डेवलप हो सकती है। ये बेसिकली एक सिंड्रोम है जिसके अंदर एजिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो जाता है, और एजिंग जो है वो बहुत ही प्री मैच्योर एजिंग होती है, मतलब बहुत कम एज पे एज कम होती है पेशेंट की, लेकिन उसकी एजिंग बहुत तेज़ी से हो रही होती है, जिसकी वजह से जो प्रोजेरिया के पेशेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा जी नहीं पाते। मैक्सिमम इनकी जो एज है वो तकरीबन टीन एज में आके ही ये बच्चे 70-80 ईयर्स की एज का इनका बॉडी का स्ट्रक्चर हो जाता है, और उसकी एजिंग का प्रोसेस इतना ज़्यादा होता है कि जैसे टीन एज में ही ये 70-80 साल के बुज़ुर्ग की तरह से इनकी बॉडी जो है वो अफेक्ट हो चुकी होती है। और यही वजह है कि कभी कोई हार्ट अटैक या कोई स्ट्रोक जो है वो इनकी जान ले सकता है बहुत छोटी एज में ही। अभी तक भी जो प्रोजेरिया के पेशेंट्स हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कोई 23-24 साल की एज तक का पेशेंट जो है वो रिपोर्ट हुआ है। इससे ज़्यादा ये लोग नहीं जी पाते, क्योंकि उसकी रीज़न बहुत ज़्यादा स्पीडी और प्री मैच्योर एजिंग होती है। सो एजिंग के प्रोसेस से जिस तरह से बॉडी इफ़ेक्ट होती है और एजिंग जो है वो मौत के करीब लेके जा रही होती है, इसी तरह से ये बच्चे कम एज में ही फिर डेथ फेस करते हैं।